जी, मैं तो एक वीडियो भी ये भी देख रहा था जहां पर वहां की एक वरिष्ठ और जानी मानी पत्रकार हैं, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, उनके घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि वो भारत की एजेंट हैं और उनको भी ऐसी असहज स्थिति में ले आया एक महिला को कि उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो उस वक्त बहुत घबराई हुई हालत में थी, लोगों ने उन्हें घेर लिया था। मैं ये नहीं आपसे जानना चाहता कि उस महिला का दर्द, क्योंकि वो अकेली महिला नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं, रोती हुई तस्वीरें एक नहीं है बहुत सारी हैं जहां पर ये मॉब रोजाना निकल रही है, रोजाना यही कर रही है। लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस को इस बात का एहसास नहीं था कि अगर ऐसा लगातार होता रहेगा, और बांग्लादेश के किसी एक जगह पर नहीं, हर एक जगह पर, चटगांव की बात कर लें, खुलना की बात कर लें, ढाका की बात कर लें या अपर रीजन की पूरी बात कर लें, हर जगह अक्रॉस बांग्लादेश में ये सब चल रहा है। क्या उन्होंने इसको एंटिसिपेट नहीं किया था कि भारत की तरफ से स्ट्रांग मैसेज आएगा? क्या वो ये सोच के बैठ गए थे कि मैं तो प्रोपेगेंडा का जवाब दे दूंगा? वजह क्या है? क्यों मोहम्मद यूनुस शांत हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस का ये जो शांति का जो मुखौटा जो उन्होंने पहन रखा है, वो बेनकाब होते जा रहे हैं, वो एक्सपोज होते जा रहे हैं। उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, लेकिन जाहिर है कि जो जिस तरीके के नेतृत्व को वो प्रदान कर रहे हैं, उसमें वो उनका जो शांति का जो मुखौटा है, वो उतर चुका है। और इस तरीके अगर ऐसी स्थितियां रही, तो उनके अपने स्वयं के जो उनकी रेपुटेशन रही है, जो उनका जो पूरा जो उनका जो व्यक्तित्व, जहाँ कहीं भी वो जाने जाते हैं अपने बैंकिंग और इकोनॉमिस्ट होने का जो उनका जो तमगा है, वो सब कुछ छिन जाएगा। और बेहतर ये होगा कि मोहम्मद यूनुस अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वहां पर कानून का शासन स्थापित करें और हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करें, जल्द से जल्द चुनाव कराएं। और यदि वो नहीं करा पाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये मांग करता हूं कि उनको अपने पद से हट जाना चाहिए और किसी ऐसे व्यक्ति को फिर आना चाहिए कि जो कि वहां पर एक लोकतंत्र की बहाली करे और कानून का शासन स्थापित करे, हिंदुओं की रक्षा करे और वहां पर जल्द से जल्द चुनाव कराए। तो ये बांग्लादेश के लिए बेहद आवश्यक है। और भारत की सरकार, विश्व के अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों की सरकारों को लगातार बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव बनाने की आवश्यकता है कि वो वहां पर स्थितियों को संभाले। और भारत के संदर्भ में मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बांग्लादेश के जो भी इसके जो लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं ये उनसे कहना चाहता हूं कि आज का ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं ये एक जो बात भारत यहां है, पर वो खुद आपको नहीं रोक बैठने कर वाला यहां है। पर बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी मैं ठीक इस वक्त मोहम्मद यूनुस का एक्स हैंडल देख रहा था। आखिरी जो उन्होंने एक्स पोस्ट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में देखिए 16 अगस्त का उनका आखिरी पोस्ट दिख रहा है, उसके बाद उन्होंने कोई पोस्ट ही नहीं किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये सब कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, आप आए हमारे देश में आकर देखें। लेकिन अब जब हालात खराब हैं, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर और 16 नवंबर और अब 16 दिसंबर, यानी 4 महीने हो रहे हैं, मोहम्मद यूनुस कोई पोस्ट करने के लायक नहीं बचे हैं, उन्होंने पोस्ट नहीं किया। हम समझ सकते हैं क्या हालत है। निपुण आलम बयान, मैं आपका यहां पर रुख करना चाहूंगा। मैं पिछले कुछ दिनों से दो अजीब चीजें देख रहा हूं। एक तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर बढ़ रहे हमले, और इस तादाद में बढ़ रहे हमले कि उन्हें वाइप आउट कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके। दूसरा, अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 1971 वॉर के बाद से समुद्री संपर्क नहीं था। यह पहली बार है कि समुद्री संपर्क हुआ है, पाकिस्तान का एक जहाज बांग्लादेश पहुंचा है। लेकिन इसके अलावा दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अभी एक समझौता हुआ जिसमें अब दोनों के छात्र एक दूसरे के यहां पढ़ने जाने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें क्या कोइंसिडेंस है या ये सारी चीजें पहले से बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का वो खाका बांग्लादेश में काम कर रहा है? निपुण, देखिए, बिल्कुल सही बात है। आईएसआई बहुत पहले से वहां पे एक्टिव थी और बहुत पहले से काम कर रही थी। हम देखें 1971 में जब 97,000 सैनिकों को हमने सरेंडर कराया था, भुट्टो उनको वापस जब लेके गए थे पाकिस्तान, तो वहां पर एक नारा लगवाया गया था कि तुम्हें ये कसम खानी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब तक हम टुकड़े नहीं कर देंगे तब तक हम शांति नहीं। प्रयास किया। तो इसके साथ साथ आईएसआई ये भी प्रयास कर रही थी कि जो बांग्लादेश है इसको हम एक किया जाए। आप देखिए कि वहां के अगर आप कल्चरली बहुत सारी मूवीज को देखें, बहुत सारे ड्रामा को देखें,
वो ड्रामे इस प्रकार से पाकिस्तान बांग्लादेश में दिखाए जाते हैं, जमात इस्लामी इस प्रकार के संगठनों के द्वारा, ताकि वो एक कनेक्टिविटी, एक इमोशनल एंगल कि हम दो जानते। लेकिन था क्या कि जो बांग्लादेश का उदय हुआ, वो उदय हुआ बंगाली राष्ट्रवाद को लेकर, कि जब पंजाबी और सिंधियों ने सत्ता देने को मना कर दिया तो बंगाली राष्ट्रवाद के कारण बांग्लादेश बना। लेकिन होता क्या है कि आज उसी नेशनलिज्म को, जो बंगाली राष्ट्रवाद है, उसको खत्म करके इस्लामिक राष्ट्रवाद को बनाने का वहां प्रयास हो रहा है, और ये पाकिस्तान की शय पे हो रहा है। और आपने जो कहा स्टूडेंट को जो जोड़ने का कारण है, वो यही कारण है ताकि यूथ जुड़े पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, और जितनी मिस इंफॉर्मेशन हो सकती है वो पाकिस्तान के द्वारा शेयर की जाए बांग्लादेश के यूथ को, और एक जो पूरा का पूरा एक आपका जो था सेकुलर फैब्रिक बांग्लादेश की पूरी सोसाइटी का, उसको इस्लामिक फैब्रिक तैयार किया जाए, और वो भी रेडिकलिज्म की ओर। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा दुर्भाग्य बांग्लादेश के लिए नहीं होगा। और जो यूनुस के, हम जो मोहम्मद यूनुस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस एक लिबरल चेहरा बनाने का प्रयास किया गया है, उनके बस की कुछ बात नहीं है। बैक में जमात इस्लामी है और आर्मी के बीच में जो कट्टरपंथ को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो उनके बैक में है। मोहम्मद यूनुस को ये सोचने कि मेरे को इस बहाने पीएम बनने का मौका मिल गया। आप सोचिए, मोहम्मद यूनुस ये कहते हैं कि मैं नई सरकार को चुनने जाने के लिए सलाहकार हूं, और वही मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव अभी नहीं कराऊंगा, पहले मैं रिफॉर्म कराऊंगा, उसके बाद मैं चुनाव कराऊंगा। बीएनपी जो जमात इस्लामी को वहां पर लाने वाली थी पावर में, उसी बीएनपी बार बार लगातार वहां प्रोटेस्ट कर रही है, रैली आयोजित कर रही है, चुनाव कराओ, उसकी भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो ये क्लियरली मैसेज है कि अगर इस प्रकार की रेडिकल पावर्स को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, तो ये कहीं ना कहीं उस देश के लिए क्या होता है, घातक होती है। और अंत में एक बात मैं कहूंगा कि भारत में भी जब हम किस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं, ये भी समझते हैं कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या है और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या है। इन मुद्दों को जब भारत में उठाया जाता है, संबल वाला विवाद, तमाम तरह के विवाद होते हैं, इनको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा कि ये देश, ये इस प्रकार के जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो इन मुद्दों को भुनाने का प्रयास करते हैं, कैश कराने का प्रयास करते हैं, और जो वो बात बोल रहे हैं डबल स्टैंडर्ड, उस डबल स्टैंडर्ड की वो बात करने लग जाते हैं। तो मैं कहूंगा बहुत संवेदनशीलता के मुद्दे होते हैं, बहुत ध्यान से। और ये निश्चित रूप से आप देखिए, बांग्लादेश की गति वो होगी कि पाकिस्तान को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पाकिस्तान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपने हाथ में लेके घूम रहा है। मैं बोलना चाहता हूं, एक कटोरा लेके आपका पाकिस्तान घूम रहा है। फंड्स की क्राइसिस है, किस प्रकार से वहां पर कट्टरपंथ है, चाहे वो पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, इसके अलावा तमाम तरह का आप देखिए वहां पे जो इमरान खान है, उनके समर्थक किस प्रकार का हंगामा वहां पर कर रखा है, उस देश से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे लिए, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट से पूरा क्या है, अटैच आपका पड़ता है आपका बांग्लादेश। पाकिस्तान की जिस प्रकार से सप्लाई, जो समुद्री संपर्क बनाया गया है, वो संपर्क मुझे बड़ा चिंता में कर रहा है कि इस माध्यम से हो सकता है कि पाकिस्तान एक बड़ी गड़बड़ी, और साथ में कहूंगा आईएसआई नहीं, ये अमेरिका के डीप स्टेट और जो वहां पर आपका बाइडेन गवर्नमेंट है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके सपोर्ट से हुआ। केवल आईएसआई या पाकिस्तान की बूते की बात नहीं थी, ना ही जमात इस्लामी और ना ही आर्मी के बूते की बात थी। ये पूरा का पूरा सपोर्ट, जो खुद शेख हसीना ने कहा था मई लास्ट में कि एक व्हाइट मैन हमारे यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने की बात कर रहा है। स्टर्लिंग आइलैंड को लेने की बात थी और वो नहीं दिया, और उसके चलते कई सारी चीजें हुई। भारत के कंसर्न थे, शेख हसीना सही मुद्दे पर फोकस कर रही थी, लेकिन उसके बाद ये चीज हुई, चली गई।